हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाल्व की बीमारियां। यदि आपको है हृदय की वाल्व्स अगर ख़राब हैं तो इस बीमारी को जल्दी कैसे डिटेक्ट करें, क्योंकि इस बीमारियों से पीड़ित लोगों में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि वो डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब हार्ट पूरी तरह से फेल हो चुका होता है, करने को ज़्यादा कुछ नहीं बचता है, इवन ट्रीटमेंट या सर्जरी करते भी हैं तो भी रिजल्ट नहीं मिलता। तब पेशेंट पछताता है कि यार ये बीमारी पहले क्यों नहीं डिटेक्ट हो गई। अगर पहले डिटेक्ट हो जाती और सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद सर्जरी अवॉइड भी हो सकती थी, जान बचाई जा सकती थी या एटलीस्ट अच्छे रिजल्ट्स दिए जा सकते थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाल्व की बीमारी किसी को है तो कैसे उसे हम जल्दी डिटेक्ट करें, कैसे जल्दी पकड़ें ताकि सही समय पर सही इलाज किया जा सके। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली यूजफुल कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। इस टॉपिक में हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को बीच बीच में से ना देखें, एंड तक देखें ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि वाल्व की बीमारियां होती क्या है, किस तरह से हम उन्हें जल्दी पकड़ पा सकते हैं और किस तरह से हम उसका सही समय पर ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सकते हैं, और यदि टेस्ट की आवश्यकता भी है तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ज़रूरी चीज़ ये है रूटीन मेडिकल हेल्थ चेकअप्स, चाहे वो स्कूल में हो रहे हो, हॉस्पिटल्स में हो रहे हो, कॉलेजेस में हो रहे हो, कहीं पर भी हो रहे हो। स्कूल चेकअप्स या रूटीन डॉक्टर से इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। हार्ट के वाल्व की बीमारियों में एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है हार्ट का अबनॉर्मल साउंड आना। जब कभी डॉक्टर एक सिंपल स्टेथोस्कोप जो कि ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास अवेलेबल रहता है उसको भी अगर छाती पर लगा के देखता है तो हार्ट के वाल्व्स की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें एक अबनॉर्मल साउंड होगा, एक स्विशिंग या मरमर जैसा साउंड आएगा, या हार्ट के साउंड्स में कुछ वेरिएशन आएगा जिसकी वजह से काफ़ी केसेस को पिकअप किया जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर होता है जिसकी वजह से हम हार्ट की वाल्व की बीमारियों को जल्दी पकड़ सकते हैं। तो यदि रूटीन मेडिकल हेल्थ चेकअप्स होता रहेगा तो इसमें काफ़ी चांसेस है कि ये मिस नहीं होगा। ज़्यादातर वाल्व की बीमारियां उन लोगों में मिस होती है जो इस बात का दम भरते हैं कि हम तो आज तक ज़िंदगी में कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, हम पिछले 25 साल से कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया। यदि आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी या इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के लिए भी डॉक्टर को रूटीन मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए जाते रहेंगे तो काफ़ी चांसेस है कि इस तरह की बीमारियाँ आप पिकअप कर सकेंगे। यदि आप डॉक्टर को कभी नहीं दिखाते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि बीमारी कभी पिकअप नहीं होगी। तो इसीलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स छोटी बीमारियों के लिए या इनफैक्ट हार्ट के इवैल्यूएशन के लिए भी ज़रूरी है, जिससे कि काफ़ी चीज़ों का पता चल सकेगा और यदि प्रॉब्लम है तो सही समय पर सही जांचों से उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। इसके अलावा आपको सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। हार्ट की बीमारियों के सिम्टम्स में सांस फूलना, थकान या कमज़ोरी होना, चलने में छाती में दर्द होना, बिना कारण के या चलने पर धड़कन का बढ़ना, पाँव में सूजन का आना, बैठे से उठने में या कोई काम करने पर चक्कर आना, चलने पे चक्कर आना या बेहोशी होना, अबनॉर्मल हार्ट का कोई साउंड आना, इस तरह के कोई भी अगर सिम्टम्स आपको या फीचर्स मिल रहे हैं तो वैसे पेशेंट्स में आपको हार्ट के वाल्व की जांच करने आवश्यक है। ये सिम्टम्स के बारे में ज़्यादातर लोग को पता होना चाहिए। ज़्यादातर लोग हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस के सिम्टम्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वाल्व की बीमारियों संबंधित सिम्टम्स के बारे में लोग को नहीं पता होता, तो ये सिम्टम्स के बारे में जानना आवश्यक है। सिम्टम्स के बारे में डिटेल में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया है, ज़रूर चेकआउट करें। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग, यानी उसके परिवार में मल्टीपल लोग को वाल्व की प्रॉब्लम है, उसके माता पिता भाई बहन में किसी को वाल्व का प्रॉब्लम है, वैसे लोग को थोड़ा ज़्यादा सजग रहना चाहिए, ज़्यादा जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी हालांकि छूने से फैलती तो नहीं है और ज़्यादातर सारी बीमारियाँ जेनेटिक भी नहीं होती है, लेकिन अगर परिवार में किसी को है तो उसके आसपास के व्यक्ति को होने का कंपेरेटिवली चांस ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए है कि कुछ वाल्व की बीमारियों में जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ वाल्व की बीमारियों में इन्फेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि बचपन में हुआ हो, और एक परिवार में अगर मल्टीपल लोग हैं तो अगर एक को हुआ है तो दूसरे को भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ये इन्फेक्शन डिटेक्ट नहीं हो पाते, छोटे इन्फेक्शन से ही चालू होता है, गले में खराश और इस तरह के छोटे छोटे इन्फेक्शन भी वाल्व को ख़राब कर देते हैं। तो एक परिवार में किसी को अगर हुआ है तो इसका मतलब फैमिली में किसी को उस बीमारी के होने की टेंडेंसी है, क्योंकि हर व्यक्ति को जिसको वाल्व का प्रॉब्लम है उसको हर कोई इन्फेक्शन की वजह से हो गया ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो कभी कभार अबनॉर्मल रिएक्ट कर जाते हैं जिससे वाल्व खराब होता है। ये एंटीबॉडी बनने की टेंडेंसी हर व्यक्ति में नहीं होती, इसलिए हर व्यक्ति को जिसको गले का खराश हो जाता है सबको रोमैटिक डिजीज़ हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके फैक्ट वाल्व का कैल्शियम जमा होना भी हर व्यक्ति को उम्र के साथ हो जाएगा वो भी ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग को इसकी टेंडेंसी होती है। तो यदि आपके परिवार में किसी को इस बात की प्रॉब्लम रही है और उसको इसका जाँच हुआ है और पाया गया कि बीमारी है, भले अर्ली स्टेजेस में ही हो या लेट स्टेज में हो, आपको भी जांच कराना आवश्यक है ताकि अगर हिडन बीमारी आपके बॉडी में भी है या आपकी किसी और रिलेटिव की भी बॉडी में है तो पता चल सके। इसके अलावा यदि आपको कोई रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी का होना, सिडेंट्री लाइफस्टाइल का होना, कोई व्यसन का होना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है जिससे हार्ट डैमेज होता है, हार्ट का वाल्व भी डैमेज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। यदि इस तरह का कोई व्यसन या रिस्क फैक्टर है आपको
तो वैसे केस को थोड़ा ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है और जांच कराने की आवश्यकता है, ताकि अगर कोई बीमारी हो तो पकड़ी जा सके। इसके अलावा डॉक्टर से रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन भी करवाना आवश्यक है। जब कभी भी आप किसी इवन जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी जाएं, तो अगर वो स्टेथोस्कोप लगा के आपका हार्ट का वैल्व एक बार आवाज़ सुन लेता है, तो 80% चांसेस ये कि अगर सिग्निफिकेंट वैल्व का प्रॉब्लम है तो वो पिकअप हो जाएगा। इसमें छोटे मोटे वैल्व की प्रॉब्लम मिस हो जाए ऐसा हो सकता है, या डॉक्टर बहुत अगर विजिलेंट ना हो तो मिस हो जाए ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में उसको एटलीस्ट वो सुन लेता है अगर स्टेथोस्कोप से, तो ही पकड़ में आ जाता है वैल्व का प्रॉब्लम है। तो इसलिए जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो ये देखिए कि डॉक्टर आपका स्टेथोस्कोप से जांच कर रहा है कि नहीं, या आपके बीवी बच्चे या परिवार में किसी को भी आप लेके जाएं तो थोड़ा सा डॉक्टर से रिक्वेस्ट करिए, साहब इस बार स्टेथोस्कोप से आप एक बार सुन लो इसका हार्ट सही है कि नहीं। ये फिजिकल एग्जामिनेशन भले डॉक्टर को 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा करने में, लेकिन इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैल्व की बीमारियां पकड़ी जा सकती हैं। तो इसलिए आपका डॉक्टर अगर खुद से कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो एक बार उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये कर लो। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हो। इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी है, जिसमें अल्ट्रासाउंड की बीम्स हम हार्ट पे डालते हैं, उसके रिफ्लेक्टेड वेव्स डिजिटल मशीन पे आ जाते हैं, जिसके माध्यम से पता चलता है कि हार्ट में कोई डैमेज या वैल्व का प्रॉब्लम या इस तरह से रिलेटेड कोई भी इशू है या नहीं। इसमें ज़्यादातर सब कुछ पता चल जाता है, सिंपल टेस्ट है, 1200 से 1500 या 2000 रुपये मैक्सिमम हो जाता है, और हार्ट के वैल्व संबंधित सारे बीमारियाँ इसमें पता चल सकती हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पर यदि स्टेथोस्कोप से पता चल जाएगा तो एटलीस्ट आप इको के लिए जा सकोगे। रूटीन इको करा सको हर 4-5 साल में तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें तो फिर मिस होने का चांस नहीं के बराबर है। लेकिन अगर स्टेथोस्कोप से भी जांच कर लिया तो एटलीस्ट 70-80% केस में इतना तो पता चल जाएगा कि इको की ज़रूरत है कि नहीं। बाकी जांच अगर कुछ अबनॉर्मल मिलता है तो आप करवा सकते हो। हालांकि यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो स्टेथोस्कोप की सेंसिटिविटी कंपेरेटिवली कम है। मेरा सजेशन ये है कि आप डायरेक्ट इको के लिए जा सके, जीवन में एटलीस्ट 2-3 बार भी कर लें तो भी चलेगा, 5-10 साल में भी एक बार कर लें तो चलेगा, तो उतना तो ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे जांच की जा सकती है कि किसी व्यक्ति को वैल्व का प्रॉब्लम है या नहीं। ऐसा करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि वैल्व की बीमारियां लंबे समय तक एसिम्प्टोमेटिक रह सकती है, पेशेंट को कुछ भी ना पता चले, ऐसा हो सकता है, और पेशेंट को तब पता चले जब कंडीशन ऑलरेडी बिगड़ चुकी हो या हार्ट पूरी तरह से फेलियर में जा चुका हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए ये बीमारियों को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए इको बेस्ट टेस्ट है। इसके अलावा थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ईसीजी में भी मिल जाती है, हालांकि ईसीजी में उतना एक्यूरेटली नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा पता चल सकता है। ट्रेडमिल अगर आप कर रहे हो तो उसमें अगर पेशेंट का स्ट्रेस टेस्ट के दौरान अगर एफर्ट टॉलरेंस कम आ रहा है, ज़्यादा सांस फूल रही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मार्कर हो सकता है जिससे कुछ पता चल सके। इसके अलावा एंजियोग्राफी या कोई इस तरह का बड़ा टेस्ट भी कर रहे हो, हार्ट का सीटी स्कैन या एमआरआई कर रहे हो, उसमें भी पता चल सकता है। पर ऑब्वियसली ये सारे बड़े टेस्ट हैं, इन्वेजिव टेस्ट हैं, खतरे वाले टेस्ट हैं, और खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो इको सिंगल मोस्ट और ईजी टेस्ट है जिसको आप कर सकते हो। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन के लिए आपको एंजियो की या एमआरआई या सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़े तो उसमें भी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिल जाती है, पर ऑब्वियसली वो बड़े टेस्ट हैं। हम ऑब्वियसली प्रोटोकॉल ऐसा करते हैं कि सिंपल टेस्ट पहले करो, कॉम्प्लिकेटेड और खर्चे वाले टेस्ट बाद में करो। तो सिंपल टेस्ट में पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पहले स्टेथोस्कोप से सुन लीजिए, अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो इको करवा लीजिए, अगर नहीं लग रहा है और सब कुछ नॉर्मल, इको भी नॉर्मल आ गया तो फिर हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांस नहीं के बराबर है। इसके अलावा आपको सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में, बीमारी के सिम्टम्स के बारे में और बीमारी से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। बीमारी कितनी कैटेगरीज़ की है उस बारे में पता होना चाहिए, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। और यदि इनमें आपको कोई कारण या रिस्क फैक्टर्स या इश्यूज़ हैं तो आप सही समय पर डॉक्टर के पास जाके अपना जांच करवा सकते हैं। तो बीमारी के बारे में अवेयरनेस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि किसी भी बीमारी के बारे में पेशेंट को अवेयरनेस होती है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो बीमारी को जल्दी डिटेक्ट कर सकेगा, जल्दी ट्रीट करा सकेगा और सही तरह से उसका मैनेजमेंट हो सकेगा। यदि इस मामले में वो उसको कुछ भी पता नहीं है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो लंबे समय तक डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएगा और बीमारी मिस हो जाएगी, जान का खतरा हो जाएगा। तो इसलिए बीमारी के बारे में एजुकेशन होना और अवेयरनेस होना ये भी काफ़ी ज़रूरी है। इस मामले में शायद हमारा चैनल आपकी कुछ मदद कर सकता है कि आप अपनी बीमारी को जल्दी पकड़ सको, उसके बारे में जान सको और सही समय पर सही ट्रीटमेंट ले सको। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी वैल्व की बीमारी को कैसे आप अर्ली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्या इसके इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने बात करी। इसके अलावा वैल्व की बीमारी कितने टाइप्स की होती है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं और कैसे सर्जरी को प्लान करते हैं, कब सर्जरी को करते हैं, ये सारी ही चीज़ें हमने सेपरेट वीडियोज़ में किया है डिस्कस। ज़रूर चेकआउट करिए, तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी बीमारी के बारे में और आप गलत कारणों से गलत व्यक्तियों के पास गलत सर्जरियाँ नहीं कराओगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।